कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी देश के अगले नेता बनने वाले हैं और उसी हिसाब से उन्होंने होर्डिंग पोस्टर डिजाइन किया है कि शेखावाटी के इस सेंटिमेंटल सब्जेक्ट को पॉलिटिकल यूज किया जाए, मतलब रोजे रखे फिर नमाज गले पड़ गई की कहावत नहीं लागू हो जाए। और 21 तारीख को जब राहुल गांधी और उनके सांसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर गए, कांग्रेस रही है उसने भी दुरुपयोग किया है, चाहे भाजपा आई है वो भी लगातार दुरुपयोग कर रही है। देखिए, देश में लगातार जिस प्रकार से युवाओं पे लाठीचार्ज होने के बाद में राजनीति गरमाई है, उसके बाद में अगर देखा जाए तो देश के अंदर में एक तरह से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विपक्षी पार्टियां लगातार जो है सरकार को जहां घेरने का प्रयास कर रही है, चाहे वो सड़क हो या लोकसभा या राज्यसभा। वहीं राजस्थान के अंदर में भी 3-4 दिन पहले मदन जो राठौड़ है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कांग्रेस को घेरने का, कांग्रेस कार्यालय को घेरने का प्रयास किया और वाटर कैनन भी हुआ और कई कार्यकर्ता शामिल भी हुए। वहाँ पे मदन राठौड़ ने बयान दिया कि सब भाड़े के टट्टू थे। उसके बाद में राजनीति गर्माती दिखाई दे रही है। खासकर जयपुर की अगर हम बात करें तो जयपुर में भी जहाँ पर जो युवा हैं जयपुर के पत्रिका गेट के ऊपर में पिछले 3 से 4 दिनों से धरने पे बैठे हैं और वो धरना 24 घंटे लगातार जारी है। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र संघ चुनाव को लेकर और छात्रों की मांगों को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेने के बाद में वहाँ पे छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अब निश्चित तौर पर अगर इन पूरे घटनाक्रमों को देखा जाए, जहाँ न्यायपालिका की अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने में भी वकील जो है धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और देश के युवाओं के साथ में जिस प्रकार से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद में न्यायपालिका में भी इस बात की सुरगुराहट शुरू हो गई है कि शायद ये दमनकारी सरकार जो अभी तक झुकने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए देश के पूरे भारत के अंदर में युवा हो, चाहे वकील हो या वो उसके परिवार के सदस्य हो, लगातार अब वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। इसी मुद्दों पर लेकर आज हम वापस एक बार कृष्ण कुमार जानू जी के पास में आए हैं, जो भाजपा के पूर्व प्रवक्ता भी रहे हैं और अभी राजस्थान जाट महासभा के सचिव हैं। उनसे जानेंगे कि जो फिलहाल देश का जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसको लेकर, क्योंकि जानू जी हमेशा प्रखर होके जो है अपनी बात को रखते हैं और उनका मानना है कि सरकार चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, लेकिन मुद्दे हमेशा जो है जनता के हित में होने चाहिए और जनता के हित की बात करनी चाहिए। क्योंकि पहले तो ये पार्टी के दायित्व से जुड़े हुए थे, लेकिन पार्टी के दायित्व से फ्री होने के बाद आज के तमाम समाज के युवाओं के लिए खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो इनके लिए, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, वहां पर प्रखर होके जो है अपनी बात को रखने का काम कर रहे हैं। जानू जी, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। सबसे पहला सवाल जो है, आज हमने जब फ्लाईओवर पे आए, क्योंकि आप शेखावाटी के रहने वाले हैं और यमुना जल समझौते को लेकर जो है सरकार ने बड़े बड़े दावे किए और भारतीय जनता पार्टी ने उसे एक इवेंट बना दिया। वो पानी शेखावाटी में कब तक पहुंचेगा वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ऐडबाजी की जा रही है, लेकिन उस फोटो के अंदर एक खास बात यह है कि उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो गायब और अमित शाह का फोटो लगा हुआ है। तो इसको कैसे देखते हो आप? देखो, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जो पर्ची से बनी सरकार है वो अब ये कोशिश कर रही है कि ऊपर दिल्ली में जो ऊपर नीचे का खेल चल रहा है, और भजनलाल जी हर सप्ताह दिल्ली की यात्रा पर जाते हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली की खबरों को महसूस करके आते हैं और उन्होंने शायद महसूस कर लिया है कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी देश के अगले नेता बनने वाले हैं और उसी हिसाब से उन्होंने होर्डिंग पोस्टर डिजाइन किया है। पार्टी कहने को तो कहती है कि पार्टी के कार्यक्रम के या पार्टी की सरकारों के कार्यक्रम के जो कोई भी बैनर, पोस्टर, होर्डिंग होंगे उन पर प्रधानमंत्री का और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो अनिवार्य है। लेकिन ये नियम तो कार्यकर्ताओं पर लागू होते हैं। जब मुख्यमंत्री और राजस्थान सरकार का विभाग कोई बैनर, होर्डिंग, पोस्टर छापता है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष को इग्नोर कर सकता है। ये इसी बात का प्रमाण है। अच्छा, अब जानू जी, क्योंकि ये तो कब तक पहुंचेगा, क्योंकि आप खुद झुंझुनू से आते हैं और आप वहाँ की राजनीति में अपना हस्तक्षेप भी रखते हैं, आपने चुनाव भी लड़ा है। यमुना जल समझौता हकीकत में बिल्कुल सच्चाई बताइएगा कि हम यमुना जल समझौता सिर्फ अभी क्या विज्ञापनों तक सीमित है या सही में वहाँ की 75 लाख आबादी को पानी मिलेगा? देखो, 1994 में ये समझौता पहले भी हो चुका है पर लागू नहीं हुआ था, और अभी राजस्थान की सरकार के जो होर्डिंग्स आ रहे हैं उससे लगता है कि अमित शाह जी को राजनीतिक लॉन्चिंग देने के लिए शेखावाटी के लोगों के बीच प्रधानमंत्री के समानांतर अकेले अमित शाह को पॉपुलर करने के लिए इस
समझौते का प्रचार किया जा रहा है। अभी तो इस समझौते का जो टोटल MOU, MOA और उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसके बाद उसके लिए बजट का आवंटन, ये सब बातें हवा हवाई हैं। जब तक धरातल पर काम शुरू नहीं होगा, ना तो राजस्थान के क्षेत्र में जमीन एक्वायर करके काम शुरू हुआ है और ना ही हरियाणा के क्षेत्र में, जहां से लेकर राजस्थान के बॉर्डर तक पाइपलाइन से अगर पानी आना है तो पाइपलाइन किधर से डाली जाएगी, उस जमीन का अधिग्रहण होगा, मुआवजा होगा, ये कोई निर्धारण नहीं हुआ है। पर इसका प्रचार इसलिए किया जा रहा है कि शेखावाटी के इस सेंटिमेंटल सब्जेक्ट को पॉलिटिकल यूज किया जाए। लेकिन ये जमाना AI का है, ये जमाना सोशल मीडिया का है, तो यहां पर झूठ ज्यादा देर नहीं चलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में इस विषय को लेकर गंभीरता भी है तो ये जो सब्जेक्ट है, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद, काम शुरू होने के बाद भी 4 से 5 साल इसे अपने मुकाम तक पहुंचने में लगेगा। हो सकता है 2 से 3 साल में भी सरकार पूरी ताकत लगाकर करे तो भी लगेगा। तो मुझे लगता है सरकार ने इस मुद्दे को ज्यादा प्रचार करके प्री मेच्योर डिलीवरी कर दी है, क्योंकि जब तक शेखावाटी के लोगों को पानी नहीं मिलेगा और वहां पर पहले से भाजपा कमजोर है, तो ये कहीं उल्टा, मतलब रोजे रखे तो नमाज गले पड़ गई की कहावत नहीं लागू हो जाए, उल्टा भी पड़ सकता है। पर अभी भाजपा इस विषय को प्रचारित करके प्रयास कर रही है कि हमने कर दिया है। माननीय भजनलाल जी को तो शेखावाटी में माननीय राजेंद्र राठौड़ साहब ने भागीरथ भी घोषित कर दिया है, बैनर, होर्डिंग और पोस्टर भी लगा दिए हैं। तो ये एडवांस भागीरथ बन चुके हैं। मुझे तो उम्मीद है शेखावाटी के लोगों को पानी की जो सेंटिमेंटल इश्यू है उस पर हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्दी आए, योजनाबद्ध तरीके से आए, किसी प्रकार का विघ्न नहीं आए, ये प्रार्थना भी करते हैं। लेकिन ज्यादा प्रचार तब करना जब आ जाए। तो जैसे कि आपने कहा भागीरथ जी घोषित कर दिया है, भागीरथ जी तो गंगा लेके आए थे, बात यहाँ यमुना की हो रही है। देखो, ये वो सतयुग के जमाने की बात थी, ये कलयुग के भागीरथ होंगे। और अभी तो शेखावाटी में ऐसा कोई गांव, कस्बा, शहर नहीं है जिसमें बरसात के पानी की निकासी की व्यवस्था पूरी हो गई हो। ना तो वहां जो गलियों से निकलने के रास्ते हैं, ना शहरों में चलने के लिए कोई जगह है। हर शहर में बरसात अभी तक कोई बहुत ज्यादा नहीं हुई है, उसमें भी लोगों को बहुत लंबी लंबी परेशानी हो रही है। तो उस सारे के लिए भी लोग तंज में कहने लगे हैं, यमुना का तो जब आएगा तब आएगा, भागीरथ ने भिजवा दिया है। अच्छा, लेकिन हमने एक तरह से देखा जाए तो सुरगुराहट सुनी है कि हरियाणा के भी कई मंत्री और कई विधायक ऐसे हैं जो राजस्थान को पानी देने के मामले में अभी तक सरकार के साथ नहीं हो पाए, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो। तो क्या लगता है कि हरियाणा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव थे ERCP का बहुत ज़्यादा ढिंडोरा पीटा गया था, उसके बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ERCP कोई योजना नहीं, राष्ट्रीय योजना नहीं है। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ चुनावी फंड के हिसाब से, क्योंकि हमेशा शेखावाटी में कांग्रेस हमेशा मजबूत रही है और भाजपा हमेशा कमजोर रही है? नहीं, शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी के तीनों सांसद भी रहे हैं, बड़ी संख्या में विधायक भी रहे हैं। लेकिन विडंबना की ये स्थिति इसलिए रही है कि भारतीय जनता पार्टी, शेखावाटी राजस्थान का सबसे पढ़ा लिखा एरिया है, सर्वाधिक कर्मचारी, सर्वाधिक व्यापारी, सर्वाधिक उद्योगपति वाला एरिया है और सर्वाधिक सैनिक तो शेखावाटी की शान है। इस सारे विषय में बहुत ज्यादा झूठ वहां चलता नहीं है। तो चुनाव दर चुनाव जो झूठ बोला जाता है, उस सारे विषय को भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ होता है वहां पकड़ा भी जाता है। और यही कारण है कि आज शेखावाटी में 21 में से भारतीय जनता पार्टी के पास मात्र 6 विधायक हैं। और ये जो स्थिति है, इस सारे को ठीक करने के लिए भाजपा अगर झूठ के सहारे कोई प्रयास करेगी तो खुद ही मरेगी, ये बात तय है। अच्छा जानू जी, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ की शेखावाटी की बात और राजेंद्र राठौड़ की बात नहीं हो, राजेंद्र राठौड़ जी नेता प्रतिपक्ष भी रहे, विधायक भी रहे 7 बार के, इस बार वो हार गए थे। उन्होंने उसका कस्बा का टिकट भी कटवाया बीजेपी का और उसके बाद वो कांग्रेस से सांसद बने, राहुल कस्बा। क्या लगता है कि राजेंद्र राठौड़ को अभी तक भारतीय जनता पार्टी क्या स्वीकार नहीं कर पाई है पूरी तरीके से? क्योंकि संगठनात्मक अगर देखा जाए तो उनको आज तक कोई पद नहीं मिल पाया। उनको पार्टी ने जरूर नेता प्रतिपक्ष तो बनाया, लेकिन संगठनात्मक इतना विस्तार हुआ, कई सालों से विस्तार हो रहा है, कई लोग पदाधिकारी बने हुए, उनको अभी तक जोड़ क्यों नहीं पाई संगठन से? देखो, 7 बार के विधायक कार्यकाल में राजेंद्र जी 4 बार मंत्री रहे हैं, 1 बार सचेतक रहे हैं, 2 बार विपक्ष में रहे हैं। तो राजेंद्र जी को कुछ मिला नहीं, ये बात कहना तो गलत है। और विपक्ष में रहे हैं तो
देखो, कुछ लोग महामंत्री होते हैं और कुछ मंत्री होते हैं। तो राजेंद्र जी हमेशा मंत्री होना पसंद करते हैं, उन्हें महामंत्री बनने की इच्छा भी नहीं रखी कभी। और जिस प्रकार की उनकी राजनीति है उस सारे में वो जो पावर गेम खेलते हैं वो शेखावटी में चल रहा था, चलता रहा। और पिछले चुनाव में उन्होंने जिस प्रकार अपने आप को मुख्यमंत्री मानकर चुनाव लड़ा और जिस प्रकार टिकटों का वितरण किया और उस सारे में जो असंतोष पनपा और फिर लोकसभा चुनाव से पहले खुद का नतीजा नकारात्मक आ गया था, तो उन्होंने उसके लिए खुद ने जिनको जिम्मेदार माना उनको भी पार्टी में प्रताड़ित करना शुरू किया। और उसमें राहुल कसवा की टिकट जो है वो बदली गई। उसकी सजा भाजपा को ये मिली कि राहुल कसवा कांग्रेस में चले गए और जीत भी गए। और उनके कांग्रेस में जाने का परिणाम ये हुआ कि पूरे राजस्थान में भाजपा के खिलाफ वायुमंडल बना और 25 में से 25 सीट जो भाजपा की होती थी उनमें से केवल 14 आई, 11 सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। इस 11 सीट की हार का किसी एक अकेले व्यक्ति को अगर क्रेडिट जाता है तो वो राजेंद्र राठौड़ ही है। नहीं, अब क्योंकि आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि विधायक भी रहे, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, कई तमाम अहम पदों पे भी रहे, नहीं पार्टी उनको अभी तक, जैसे कि आपने मंत्री और महामंत्री का तो उदाहरण दे दिया, लेकिन पार्टी अभी संगठनात्मक जोड़ कर नहीं पाई। क्या उनके पास अभी भी जनसंघ का ठप्पा लगा हुआ है, इसलिए पार्टी, या जो जनता पार्टी का जो ठप्पा लगा हुआ उसको देखते हुए पार्टी उन पर पूर्ण रूप से भरोसा नहीं कर पा रही? देखो, राजेंद्र जी की कार्यशैली जो है वो संगठनात्मक नहीं है, सत्ता जनित है। और राजेंद्र जी जनता दल दिग्विजय के माध्यम से राजनीति में आए थे और भारतीय जनता पार्टी में उनका पदार्पण भी जनता दल दिग्विजय की टूट वाले विधायक के रूप में ही हुआ था। और जब से वो बीजेपी के नजदीक आए तब से उन्होंने कभी भी संगठन का काम करने की इच्छा प्रकट नहीं की। हमेशा उन्होंने सत्ता के गलियारे में ही खुद को बनाए रखा। माननीय भैरव सिंह जी की सरकार में मंत्री रहे, माननीय वसुंधरा जी की सरकार में मंत्री रहे, और अभी तो माननीय भजनलाल जी के चुनाव के समय वो हार गए, वरना वो मुख्यमंत्री के दावेदार होते, उप मुख्यमंत्री के दावेदार होते, पता नहीं क्या क्या होते। उनकी कल्पनाएं आज भी अगर आप देखेंगे तो संगठनात्मक नहीं है और कानून को और व्यवस्था को अपने तरीके से तोड़ने, मरोड़ने और निचोड़ने की मनोवृत्ति तारानगर में उन्होंने हाल में दिखाई है। जब कर्मचारियों के ट्रांसफर होकर आए तो तारानगर में जो बाहर से आए उन सबको इकट्ठा किया, अपने लिए अभिनंदन पत्र बनवाया, सम्मानित खुद को उन्हीं कर्मचारियों से कराया। यानी ये जो राजस्थान राज्य सर्विस रूल्स 1971 है उसका खुला उल्लंघन तारानगर में राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी में हो रहा था। वो खुद को विधानसभा लोकसभा की कार्रवाई का बड़ा विशेषज्ञ मानते हैं, लेकिन कर्मचारियों को कानून तोड़वाकर कठपुतली बनाने का काम भी करते हैं। क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने राजस्थान राज्य सर्विस रूल्स 1971 का कर्मचारियों से खुला उल्लंघन कराया है। विपक्ष अगर इस संबंध में कलेक्टर को या चीफ सेक्रेटरी को शिकायत करता तो कर्मचारी निश्चित रूप से कठपुतली बन जाते। ठीक है, हमारा टारगेट कर्मचारी नहीं है, लेकिन राजनीतिक समझ, कानून की समझ रखने वाला राजनेता अगर अपनी व्यक्तिगत महिमा मंडन के लिए किसी का उपयोग और दुरुपयोग करता है तो अनुचित है। अच्छा जानू जी, अब क्योंकि हमने राजस्थान के राजनीतिक घटनाक्रम पर हर तरह की बात की है, अब क्योंकि मैं आपसे छोटे छोटे 2 सवाल और चाहूँगा कि देश में युवा जंतर मंतर पर जो है नीट पेपर लीक को लेकर पिछले कई दिनों से और सोनम वांगचुक की हड़ताल जो है परसों रात, कल रात को 12 बजे तोड़ी गई। क्या लगता है कि देश में युवाओं पे जिस प्रकार से लाठीचार्ज किया और खासकर उन महिलाओं को उनके प्राइवेट पार्ट पे जिस पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जो किया, क्या लगता है जो केंद्र सरकार है वो अब एक तरह से देखा जाए कि चीन बनने की तरफ हमारा देश अग्रसर हो रहा है, कि दमनकारी नीतियां छात्रों के ऊपर में जो जेन ज़ी है वो समझने वाले नहीं है? देखो, कुल मिलाकर 21 मई से और पेपर लीक के इश्यू पर दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया था और उस सारे आंदोलन में एक हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के शब्द को लेकर बनी पार्टी लीड कर रही थी, कॉकरोच पार्टी। कुल मिलाकर छात्र समुदाय उसके साथ जुड़ना शुरू हुआ और फिर जिस दिन सोनम वांगचुक वहां आकर अनशन पर बैठे, 20 दिन वो अनशन पर बैठे रहे, सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी, सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और 20 दिन बाद उनको हाईकोर्ट के आदेश पर उठा करके दिल्ली पुलिस अस्पताल ले गई और उसके बाद 20 तारीख को जो लाठीचार्ज का विभत्स दृश्य देश भर ने, दुनिया भर ने देखा, उसके बाद तो बहुत से लोगों ने सरकार की आलोचना शुरू कर दी। मोदी जी जो परीक्षा पर चर्चा करके छात्र समुदाय के हीरो बने थे, इस घटनाक्रम और इस लाठीचार्ज के बाद छात्र समुदाय की नजरों में जीरो बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाला
गैर राजनीतिक छात्र संगठन कहलाने वाला विद्यार्थी परिषद भी सारे घटनाक्रम में जिस प्रकार का मौन धारण करके बैठा था, निश्चित रूप से दुर्योधन की सभा में भीष्म पितामह की जो भूमिका थी, द्रौपदी के चीर हरण पर भी भीष्म पितामह चुप रहे, वैसे विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन चुप रहे, ये भी अच्छी बात नहीं थी। कुल मिलाकर के छात्रों के साथ जो दमन चक्र चला और सरकार ने 44-45 दिन के धरना प्रदर्शन के बाद भी बात करना उचित नहीं समझा, और 21 तारीख को जब राहुल गांधी और उनके सांसद प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर गए और उसके बाद सरकार घुटनों पर आई, और सरकार न केवल घुटनों पर आई बल्कि 2 दिन के अंदर कैबिनेट ने कानून बना दिया, कैबिनेट ने नए एक्ट बना दिए, 10 साल की जेल कर दी, करोड़ों का जुर्माना कर दिया और एनटीए पर भी कार्रवाई कर दी। इसका मतलब है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर अगर आंदोलन नहीं होता, धरना प्रदर्शन नहीं होता, तो ना तो ये कानून बनते और ना उन पर कोई कार्रवाई होती। लेकिन जिसकी जवाबदेही छात्र समुदाय तय करना चाहते थे, उस बात पर सरकार आज भी अडामेंट है, और जो छात्र चाहते थे कि इसके लिए उत्तरदायी धर्मेंद्र प्रधान को त्याग पत्र देना चाहिए, वो अभी तक नहीं लिया गया। अच्छा, इसमें जानू जी एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जिस प्रकार से आपके पीयूष गोयल, निशिकांत दुबे छात्रों के लिए जो बयान दे रहे हैं, उसको देखते हुए क्या लगता है कि अच्छा किया, प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाड़े के टट्टू हैं, कश्मीर से और बिहार से लाए हुए लोग हैं, तो कैसे देखते क्या जो जिन युवाओं के लिए कहा था कि 20 लाख 25 लाख युवा अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, सरकार के पक्ष में वोट देंगे, आज वही युवा इनके लिए भाड़े के टट्टू हो गए। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, विशेषकर राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष को इस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए था, और अगर उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया वो गोविंद डोटासरा जी के शब्दों की भड़ास के रूप में किया तो बात अलग है, अन्यथा तो गैर जिम्मेदार वक्तव्य है। और इस सारे विषय में पीयूष गोयल ने जो बात बोली कि कुछ लोगों को लटका देना चाहिए, ये लोकतांत्रिक भाषा तो नहीं है। और निशिकांत दुबे ने भी जो दमन की भाषा बोली, वो भी लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करने वाली भाषा है। अपने आका को और अपने नेता को खुश करने के लिए असंवैधानिक शब्दों का चयन और असंवैधानिक भाषा बोलना भारतीय लोकतंत्र में 2014 के बाद आका खुश होता तो कुछ भी बोल जाओ कि गणित चल पड़ी है, जो गलत दिशा की ओर सबको लेकर जा रही है। एक सेकंड। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से पुलिस ने महिलाओं के प्राइवेट पार्ट पे जो हमला किया, क्या लगता है कि देश के अंदर में एक तरफ तो नारा दिया जा रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस नारे को देखने के बाद तो ये लग रहा है कि बेटी के कपड़े फाड़ो और बेटी को पिटाई कराओ। मनोज जी, कुल मिलाकर के हमारे देश में पुलिस जो है वो सत्तारूढ़ दल के दुरुपयोग का आइटम बनकर रह गई है। हमारे देश की पुलिस 1861 के एक्ट से संचालित है। आजादी के बाद देश का संविधान बन गया, लेकिन पुलिस एक्ट नहीं बदला। समय आ गया है कि अब पुलिस एक्ट में आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। भारतीय परिवेश के अनुरूप पुलिस एक्ट का पुनर्लेखन, पुनर्गठन करना होगा, क्योंकि पुलिस जनता की सेवा नहीं, दमन का टूल बन गई है। सत्तारूढ़ दल, चाहे वो कांग्रेस रही है, उसने भी दुरुपयोग किया है, चाहे भाजपा आई है, वो भी लगातार दुरुपयोग कर रही है। तो पुलिस जनता की सेवा कम और जनता को प्रताड़ित ज्यादा कर रही है, इसलिए पुलिस एक्ट में संशोधन समय की मांग है। अच्छा जानू जी, मेरा एक लास्ट सवाल ये है कि राजस्थान परिवहन निगम जो है लगातार प्राइवेट बसों पर कार्रवाई कर रहा है। ये सवाल आपसे इसलिए भी ज़्यादा अहम हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रेमचंद बैरवा जी हैं वो आरटीओ और वगैरह परिवहन विभाग के मंत्री भी हैं। आज मुख्यमंत्री जी 144 बसों को हरी झंडी दिखा रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस मापदंड के द्वारा सरकारी बस बनती है उसी मापदंड से जो है बसें बन रही है प्राइवेट बसें, तो दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? 1-1 लाख, सवा लाख, 1.5 लाख रुपए के चालान ठोके जाते हैं। तो क्या लगता है कि सरकार क्या अपने ही राजस्व को कम करने में लग रही है, आम जनता को परेशान कर रही है? तो उससे, क्योंकि अभी न्याय जो जज है सड़कों पे उतरे, उन्होंने देखा तो जजों की क्या नज़र सरकारी बसों पे नहीं जा रही जहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट बहुत छोटे हैं, उसी मापदंड से बसें बन रही है, तो प्राइवेट बस एसोसिएशन उनमें भी रोष है। ये सवाल इसलिए ज़्यादा मैंने पूछना उचित समझा क्योंकि आप सरकार के तमाम जो है आप हम बात कर रहे हैं, तो ये भी उसी से संबंधित सवाल था मेरा। देखो, कुल मिलाकर हमारे राजस्थान जो है वो देश भर के सर्वाधिक चालान करने वाले, सड़क पर दुपहिया वाहन हो, चौपहिया वाहन हो, बस हो, उनका राज्य बन गया है। और राजस्व की दृष्टि से
परिवहन विभाग, सब रजिस्ट्रार विभाग, आबकारी विभाग सरकार के लाडले विभाग हैं। और उन लाडले विभागों में एक विभाग प्रेमचंद बैरवा जी के पास है। वहां खुल्लम खुल्ला डीटीओ, आरटीओ जिस प्रकार का उत्पीड़न ट्रक ड्राइवर के साथ, ट्रॉली ड्राइवर के साथ, ऑटो रिक्शा ड्राइवर के साथ करते रहे हैं, आदत रही है, इन 3 साल में सुधार की बातें हुई हैं, सुधार के नाम पर कुछ हुआ है, ये जनता को तो महसूस नहीं हो रहा। अच्छा जानू जी, क्योंकि सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं और समय का अभाव भी है। जैसा कि मैंने कहा कि मदन राठौड़ ने कहा कि सब भाड़े के टट्टू थे, लेकिन मदन राठौड़ का तकरीबन 2 महीने पुराना एक बयान था। उन्होंने कहा था कि सड़क पे कभी न्याय नहीं मिलता। तो आप सोच सकते हैं इस बार सत्तारूढ़ पार्टी जहां डबल इंजन की सरकार हो, उनको भी कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने की जरूरत पड़ गई। देखो, देश में आजादी के बाद पहला घटनाक्रम था कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर विपक्ष के नेता ने प्रदर्शन किया हो, और देश की आजादी के इतिहास में पहला ऐसा अवसर था जब सत्तारूढ़ दल के लोगों ने विपक्षी दल के कार्यालय या मुख्यालय पर प्रदर्शन किया हो। तो ये 2 रिकॉर्ड जो है, ये भारतीय लोकतंत्र में विगत दिनों उभर कर सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार के शब्दों का चयन विद्यार्थियों के लिए किया, वो उनको शोभा नहीं देता, पर पता नहीं अब किसको खुश करने के लिए उन्होंने इस प्रकार की शब्दावली का चयन किया, मुझे तो खुद को अफसोस है। तो बिल्कुल देखिए, ये थे कृष्ण कुमार जानू। जैसा कि हम लगातार इनका इंटरव्यू लेते रहते हैं और प्रखर होकर बताते भी, उनका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का जो छात्रों पर दिया गया बयान था वो अशोभनीय था। उन्हें भाड़े का टट्टू नहीं कहना चाहिए। हमारे दर्शकों को ये भी बता दें कि जब राजस्थान में विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त बड़ा ढिंडोरा पीटा गया कि तकरीबन 20 से 22 लाख युवा जो है इस बार अपने नए मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे, और वो तकरीबन पड़े भी एक ही निजी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़े। लेकिन क्योंकि युवाओं के प्रति जिस प्रकार से केंद्र के मंत्री और खासकर राजस्थान के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान आया, उसके बाद से लगातार राजनीतिक तो है गर्माती जा रही है। लेकिन इनका मानना ये भी है कि जिस प्रकार से पुलिस ने अपने एक्ट को ना बदलकर और बर्बरतापूर्ण जो महिलाओं पे अत्याचार किए, छात्र भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, और तमाम पूरे देश के अंदर में वकील भी जो है अब तो सड़कों पे उतर के आ गए हैं, तो निश्चित तौर पर एक तरह से अगर देखा जाए तो ये शायद हो सकता है कि पतन का, क्योंकि इंदिरा गांधी भी बहुत पावरफुल महिला थी, प्रधानमंत्री थी, उसे भी दमन का शिकार होना पड़ा। तो शायद कहीं ऐसा तो ना हो कि भारतीय जनता पार्टी 2029 में होने वाले लोकसभा चुनाव में यही युवा अब की बार इन्हें आईना दिखाने का काम करना का प्रयास करें। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज वॉच इंडिया, जयपुर।